प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने समाजशास्त्र के उद्भव के प्राथमिक चरण की बात की। एक बात यहाँ पर मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं कि समाजशास्त्र के उद्भव के हम किसी भी चरण की अगर हम बात करते हैं तो उसके पीछे जो मूलभूत जो अवधारणा है वो ये है कि समाजशास्त्र का प्रारंभ कैसे हुआ। जिस प्रकार से इस लेक्चर की शुरुआत ही मैंने उस वाक्य से की जहाँ पर ये शब्द का वाक्य काम आता है कि उत्पत्तियाँ सदैव अस्पष्ट होती है। तो प्रारंभिक काल में समाजशास्त्र विषय को किस रूप में देखा जाता था, किस रूप में पढ़ा जाता था, किस रूप में समझाया जाता था, या सामाजिक घटनाओं का किस रूप में अध्ययन किया जाता था, उसी आधार पर हम ये सारी बात करते हैं। और जैसे जैसे वैज्ञानिक जो चिंतक रहे, जो समाजशास्त्री चिंतक रहे, उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के अपने दृष्टिकोण में बदलाव जहाँ पर लाना प्रारंभ किया, तो पहले तक के जो उनके दृष्टिकोण थे उसके आधार पर उसको अलग अलग चरणों में विभक्त कर दिया गया। चाहे वो प्रारंभिक धार्मिक स्तर हो, उसके बाद में तात्विक स्तर हो, या दर्शन का स्तर हो, या बाद में वैज्ञानिक स्तर हो, तो हम केवल उन वैज्ञानिकों के, उन सामाजिक चिंतकों के, उन विद्वानों के जो दृष्टिकोण थे, उनके जो अध्ययन करने का तरीका था, किस आधार पर उन्होंने सामाजिक घटनाओं को विश्लेषण किया, उस आधार पर हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानों ने उसको अलग अलग कालखंडों में बांटा है। प्राथमिक चरण में हमने देखा कि कैसे प्राचीन यूनान में, ये हम पश्चिमी समाज और दूसरे जो यूरोपीय समाज है उन समाजों की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज की हम बात करेंगे तो उसको हम अलग रूप में प्रकट करेंगे, उसकी अलग से व्याख्या करेंगे। तो प्रारंभिक जो मानव रहे, जो चिंतक रहे, यूनानी चिंतक जो रहे, उन्होंने किस रूप में उसको पाया, उन्होंने किस रूप में उसका अध्ययन किया। चाहे वो प्लेटो रहे, चाहे अरस्तु रहे, या अन्य दूसरे विद्वान रहे, उन सब के दृष्टिकोण के आधार पर हमने उसको प्राथमिक चरण माना। छठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो काल है वो समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था मानी जाती है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस अवस्था में सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए धर्म और दर्शन का जो सहारा पहले लिया जाता रहा था उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि किस प्रकार से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, किस दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं को समझा जाता है, उसका क्या प्रमुख आधार है, उसी आधार पर उसको हमने विभिन्न कालखंडों में या अलग अलग कालों में उसको विभक्त किया है। द्वितीय अवस्था या चरण तक आते आते, छठी से 14वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आया, और अब सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए धर्म और दर्शन का जो सहारा अब तक लिया जाता रहा है उसकी जगह पर अब धीरे धीरे तर्क ने उसका स्थान ले लिया, और तर्क के माध्यम से, तर्क के द्वारा उन घटनाओं को समझा जाने लगा। यहाँ पर ये प्रारंभिक अंतर आया था। वाद विवाद प्रतियोगिताएं अक्सर होती हैं, उसमें एक व्यक्ति अपना पक्ष रखता है किसी घटना विशेष के बारे में, किसी दृष्टिकोण के बारे में, दूसरा व्यक्ति उसके विपरीत अपना पक्ष रखता है, और इस वाद विवाद के बाद में एक कंक्लूजन निकलता है, एक परिणाम निकलता है जिसमें दोनों ही बातों को, दोनों ही चीज़ों के पक्षों के दृष्टिकोणों को, उनके सकारात्मक पक्षों को ध्यान में रखकर उसका एक अंतिम निर्णय लिया जाता है। और यही तरीका इस छठी से 14वीं शताब्दी के काल में सामाजिक घटनाओं को समझने में, सामाजिक समस्याओं को समझने में लिया जाने लगा। इस वक्त के जो प्रमुख विद्वान रहे उसमें थॉमस एक्विनस और दांते की रचनाओं में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना, और समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक नए दृष्टिकोण का, एक नए विचार का विकास इस दौर के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसी रूप में अगर हम देखें तो 14वीं शताब्दी के बाद में, यानी कि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से इसका प्रारंभ जो है वो समाजशास्त्र के उद्भव का तृतीय चरण माना गया। इस काल में आते आते सामाजिक घटनाओं में कहीं न कहीं तर्क से आगे बढ़कर, प्रारंभिक अवस्था में जहाँ पर प्रारंभिक धर्म की बात की जाती रही थी, फिर धर्म के साथ दर्शन उसमें जोड़ा गया प्रारंभिक काल के अंत तक। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत धर्म और दर्शन के स्थान पर
तर्क या तर्कवाद का स्थान हो चुका था, और इसमें भी फिर कालांतर में वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही, ज्ञान में नया नया विकास होता रहा। और अब 15वीं शताब्दी से के प्रारंभ से कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? एक व्यवस्थित दृष्टिकोण। आपने अपने द्वितीय वर्ष में ही सामाजिक अनुसंधान और उसकी विभिन्न विधियों के बारे में आपने पढ़ा है। तो वैज्ञानिक विधि अपने आप में एक क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करने का तरीका है, पद्धति है, और विज्ञान कुछ भी नहीं है। विज्ञान अध्ययन करने का तरीका है। जब किसी भी घटना का, किसी भी वस्तु का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा, तथ्यों के अवलोकन, संकलन, उनके विश्लेषण, उनके वर्गीकरण और अंत में जाकर उसका निष्कर्ष निकालना, ये सब जब सार्वभौमिक तौर पर जब उसमें लागू किया जाए, इस प्रकार की कोई वैज्ञानिक विधि काम में ली जाएगी, तरीका काम में लिया जाएगा, तो वह विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और इस काल में ऐसे ही सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का एक प्रारंभ हो चुका था। हॉब्स, लॉक तथा रूसो द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब ये सारे जो अध्ययन हो रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि विद्वानों का क्या दृष्टिकोण रहा, इसलिए मैंने बार बार हर एक काल में, और मैंने ही नहीं, पुस्तकों में भी आप देखेंगे, हर काल का अपने कुछ विद्वानों की बात की गई, क्योंकि उन्हीं विद्वानों के अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर, उनके अध्ययन की पद्धतियों या विधियों के आधार पर उसको अलग अलग कालखंड में माना गया। वरना कोई स्पष्ट तरीका तो था नहीं कि आने वाले समय में एक बार ऐसा होगा कि जब हम उसका विभिन्न कालों की गणना करेंगे, कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ अंत होता है, कैसे आगे बढ़ता है, तो यही एक तरीका होता है। तो हॉब्स, लॉक तथा रूसो जो है, उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी प्रकार से सर थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। विको नामक विद्वान ने दी न्यू साइंस में सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी। ये सारे बिंदु आपको लिखना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से, इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से आप उसमें अपना कुछ तथ्यात्मक जानकारी उसमें दे पाएंगे। वरना तो इसमें केवल बात ही करनी है, एक थियरी ही बताने से, एक तरह से उसको बताना है कहाँ से प्रारंभ होता है, किस रूप में प्रारंभ होता है। तो इस रूप में देखें तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देख रहे हैं। मॉल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। यानी कि मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, इस पुस्तक में सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे मानव के ऊपर या मानव समाज के ऊपर भौगोलिक पर्यावरण, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ता है मानव या मानव समाज पर, उसको दर्शाने का प्रयास जो है वो इसमें किया गया। तो इस रूप में आप देखें तो आप पाएंगे कि इन सारे अध्ययनों में कहीं न कहीं, चाहे मॉल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत हो, चाहे मॉन्टेस्क्यू का हो, चाहे हॉब्स, लॉक तथा रूसो का हो, या यूटोपिया सर थॉमस मोर की पुस्तक हो, इन सब में कहीं न कहीं हमें एक वैज्ञानिक पुट दिखाई देता है, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है उनके विद्वानों के अध्ययनों में। तो इस रूप में अगर हम माने तो ये एक प्रकार से 1838 में समाजशास्त्र के नींव पढ़ने से पहले की जो पुनर्जागरण की अवस्था रही, पुनर्जागरण इस वक्त प्रारंभ हो चुका था। अगर हम पुनर्जागरण की बात करें तो 7वीं शताब्दी के बाद में से, 8वीं शताब्दी के बाद में से अगर आप देखें तो यूरोप में और पश्चिमी देशों में धीरे धीरे पुनर्जागरण का प्रारंभ हो चुका था। उसका भी कोई कालखंड ऐसे गणना नहीं की गई, वही वैज्ञानिक चिंतन और लोगों के दृष्टिकोण के आधार पर उसको समझा गया। तो इस रूप में अगर हम देखें तो एक वैज्ञानिक चिंतन, एक वैज्ञानिक प्रभाव जो है वो हमें तीसरे चरण के अंतर्गत देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली चौथे और अंतिम जो चरण हैं, उन चरणों के लिए फिर हम अगली बार अपनी क्लास में इसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।